हाँ जी। गुड मॉर्निंग। फटाफट जो लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार बता दो, मेरी आवाज़ सही सुन रही है क्या? और वीडियो देख पा रहे हो क्या आप लोग? बताइए फटाफट। घनघोर अंधेरा। अशोक दीक्षित, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखिए जी, कल हम लोगों ने देखा, मतलब कल तक हम लोगों ने देखा 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला। कंपनी के खिलाफ क्रांति हो गई और अब ब्रिटेन की सरकार कंपनी को साइड में करने का सोचेगी। और अब ब्रिटेन की सरकार एक नया कानून लागू करेगी जिसके तहत भारत में कंपनी का शासन नहीं, ब्रिटिश शासन लागू होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे देखिए जी, ब्रिटेन के अंदर वहां पे जो सबसे प्रमुख है वो है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन और उस समय ब्रिटिश क्राउन यानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के पास था। तो क्वीन विक्टोरिया, जिसके नीचे आती है ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद में एक स्पेशल एक्ट पास करवाया और जो इंडिया में भेजा। ये एक्ट इंडिया में भेज करके इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 100 साल से इंडिया पे राज कर, देखो शुरू में भेजी थी कंपनी व्यापार करने के लिए, अब वो कंपनी राज करने लग गई ब्रिटेन की सरकार के अधीन। कंपनी के खिलाफ क्रांति हो गई, सरकार को बहाना मिल गया, कंपनी को साइड में। अब असली अंग्रेजों का राज होगा, कंपनी को साइड में कर देंगे और अब अंग्रेजों का राज। ये कहते हैं ना कि हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे, अब होंगे अब ऑफिशियल। देखिए जी, तो रानी विक्टोरिया ने 1858 में एक एक्ट भेजा। अब सबकी निगाहें ये थी, भाई क्रांति हो गई, अब क्रांति के बाद होगा क्या? क्या अंग्रेज चले जाएंगे? क्या होगा? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। एक बार मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी समझाता हूं और फिर मैं आप लोगों को इसका जो है डायग्राम बनाऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए जी, इसके कुछ फैक्ट देखिए कि इसमें क्या क्या प्रावधान आए। पहली ही बात, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया इस अधिनियम ने। यानी आगे क्या सीन होगा, आगे का सारा सीन ये अधिनियम डिसाइड करेगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, ब्रिटिश शासन लागू। ब्रिटिश शासन लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटेन का शासन लागू कर दिया गया भारत में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वो 6 बंदे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को देखते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 मेंबर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक हुआ करते थे, ये बंद कर दिए गए, बंद हो गए। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, ये जो पद था ये बंद कर दिया। एक नया पद शुरू हुआ, भारत का वायसराय।
इसके अलावा भारत को चलाने के लिए ब्रिटिश संसद में भारत सचिव होगा। भारत के लिए एक पद बनाया जाएगा ब्रिटेन की संसद में, और उसके साथ होगी भारत परिषद। भारत में एक सरकार होगी जिसको भारत सरकार कहेंगे। भारत सरकार में एक वायसराय होगा, जिसके साथ एक कार्यकारी परिषद होगी, जिसमें 6 मेंबर होंगे। इस अधिनियम के ये है वो फैक्ट जिसमें बदलाव हुआ। क्या? ध्यान से सुनो। भाई, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, ब्रिटिश शासन लागू। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बंद हो गए। भारत में गवर्नर जनरल का पद बंद हो गया। अब भारत का वायसराय रहेगा। ब्रिटिश संसद में भारत सचिव होगा एक, और वहीं पर होगी एक भारत परिषद, वो देखेंगे भारत के काम। उनके नीचे भारत में भारत सरकार होगी, जिसको वायसराय और कार्यकारी परिषद देखेंगे। एक बार आप लोग इस चीज को नोट कीजिए, फिर मैं आपको यही चीज प्रैक्टिकली समझाता हूं। कीजिएगा नोट। करें इसको नोट। बताइए जरा। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, आमतौर पे ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आती है, लेकिन इस चीज़ को हम 3 अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, और तीनों तरीके में पहले जैसे हमने थ्योरी की, फिर मैप बना के, डायग्राम बना करके हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। बताइए जरा, यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं है? मतलब ये एक ऐसा अधिनियम है जिसने कंप्लीटली भारत को बदल दिया। आमतौर पे आप लोगों ने बचपन से एक बात सुनी होगी कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था, तो वो गुलाम इस अधिनियम के तहत हुआ था। मतलब ये भारत पे राज करने का एक संवैधानिक तरीका था कि आप डायरेक्ट राज नहीं कर सकते, आपने लिख करके दिया कि भाई आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर रहे हैं, आज से हम खुद राज करेंगे। अब देखो, जैसे उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति में जो लॉर्ड कैनिंग था वही बनेगा भारत का वायसराय। ठीक है?
बताओ जी। कर लिया ना? लिखा ही नहीं है क्या अब तक? देखिए जी आगे, अब इसी चीज को प्रैक्टिकली समझिए। ये हो गया जी देश ब्रिटेन, और सबको पता है कि ब्रिटेन में सर्वोपरि है वहां का क्राउन। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के नीचे है वहां की संसद। अब देखो, रेड मार्कर के साथ बनाते हैं अंग्रेजों को हम, ठीक है। ब्रिटेन की संसद में एक पद होगा, इसे कहा जाएगा भारत सचिव। ये ब्रिटेन की संसद में है, इसके अधीन होगी भारत परिषद। भारत सचिव के पास एक भारत परिषद होगी, जिसमें 15 सदस्य होंगे। भारत सचिव के साथ भारत परिषद होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। इनके नीचे इंडिया में एक वायसराय होगा, और वायसराय के अधीन कार्यकारी परिषद होगी। कार्यकारी परिषद में 6 मेंबर, 6 के 6 रेड हैं यानी कि अंग्रेज हैं, 6 मेंबर। अब देखो, वायसराय प्लस 6 मेंबर, इन सबको मिलाकर के बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे चलेगा जी। भारत की जनता के ऊपर ये कार्यकारी परिषद और वायसराय, वायसराय राज कर रहा है इंडिया पे। वायसराय के जो है कांटेक्ट करेगा सचिव से, और सचिव ब्रिटेन की संसद में बैठा है, यानी कि ब्रिटेन की संसद में बैठा हुआ सचिव भारत के लिए कानून बनाएगा, उन कानूनों को इंडिया में भेजेगा, और फिर इंडिया में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वायसराय लागू करेगा। ये है जी इस चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज। बताइए, मतलब ये बात तो सुनी है कि देश गुलाम रहा था। अब ये देख लो कि अंग्रेजों ने राज किया कैसे था। एक ही बार में देखिए आप लोग, ऊपर लिखा हुआ है ब्रिटेन, ब्रिटेन में सबसे ऊपर होता है क्राउन, ब्रिटेन के क्राउन के नीचे आती है ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद में एक जो ये रेड मार्कर के साथ देख पा रहे हैं, ये है भारत सचिव। भारत सचिव के नीचे भारत परिषद जिसमें 15 सदस्य होंगे। इन सब के कॉन्टेक्ट में होगा फिर इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक वायसराय होगा, उसकी कार्यकारी परिषद होगी जिसमें 6 मेंबर होंगे। ये 7 लोग इंडिया को चलाएंगे। इन 7 लोगों को कौन चलाएगा?
भारत परिषद। भारत परिषद को कौन चलाएगा? भारत सचिव। भारत सचिव को कौन चलाएगा? संसद। संसद को कौन चलाएगा? ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया। यानी इनडायरेक्ट हम रानी विक्टोरिया की जनता हो गए, प्रजा हो गए। समझ में आ गई बात? बताइए जी। यानी आज के जमाने की अगर हम बात करें, आज तो हमारा देश इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी बाह्य शक्ति का हमारे ऊपर कोई भी रोल नहीं है। उस समय आप अगर देखेंगे तो भारत की का जो कार्यकारी परिषद थी, यानी कि जो कैबिनेट होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, उसमें एक भी भारतीय नहीं है। भारत का वायसराय भारतीय नहीं है, भारत सचिव भारतीय नहीं है, सब अंग्रेज कंप्लीटली। इन फ्यूचर जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना होगी तो कांग्रेस के बाद धीरे धीरे भारतीयों की एंट्री होना शुरू होगी उधर पार्लियामेंट में। छोटी सी पार्लियामेंट इंडिया में बनाई जाएगी, फिर वही पार्लियामेंट धीरे धीरे कानून बनाएगी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से कानून बनने बंद होंगे और फिर धीरे धीरे जाकर के आज़ादी मिलेगी। ठीक है, यानी अब हम ऑफिशियली गुलाम हो चुके हैं और इस गुलामी से छुटकारा पाना है। समझ रहे हैं ना आप? फटाफट करके बताइए, फिर चलते हैं आगे। वाह जी वाह, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध ना करवाते जी। अशोक दीक्षित कहाँ थे आप? कौन कह रहा है कि नहीं करवाया? ये मुगलों के पतन में जाइए, प्लासी और बक्सर, पानीपत थर्ड, सब कुछ करवा रखा है, सब कुछ। कीजिए तो एक बार आप। क्लियर? अब देखिए इस अधिनियम की कुछ खास बातें। जो ये अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस अधिनियम के कुछ फैक्ट आप देख लीजिएगा। इसको रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। भारत की जनता का मैग्ना कार्टा, इसे 1 नवंबर 1858 प्रयागराज में पेश किया गया था। प्रयागराज एक दिन के लिए राजधानी बना था। इस दिन प्रयागराज एक दिन के लिए राजधानी बना था जी। ठीक है, और इसी में लास्ट
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग बने थे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फैक्ट है डायरेक्ट, और ये बहुत कम लोगों को पता होगी बात कि एक दिन के लिए राजधानी कौन सा शहर बना था। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, भारत की जनता का मैग्ना कार्टा, पेपर में आएगा। यहां ये बात बहुत खास बन जाती है कि 1 नवंबर 1858 प्रयागराज एक दिन के लिए राजधानी बना था, और उस दिन लॉर्ड कैनिंग ने यह बात पढ़ करके सुनाई थी। तो ध्यान रहे, 1 नवंबर का दिन ऐतिहासिक है। और क्या क्या हुआ था 1 नवंबर को, कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे कि 1 नवंबर को हम फेमस क्यों मानते हैं। किसी राज्य का जन्म हुआ होगा, किसी महापुरुष या महामहिला का जन्म हुआ होगा, है ना। 1 नवंबर देखो, आपको कुछ चीजें याद रखनी होती है। भारत की दिल्ली सल्तनत में राजधानी दिल्ली, कुछ समय के लिए साउथ इंडिया में राजधानी देवगिरी, मुगलों की राजधानी दिल्ली और आगरा, एक दिन के लिए राजधानी ये प्रयागराज। इसके अलावा गुप्त काल में राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य काल में राजधानी पाटलिपुत्र, सिंधु सभ्यता में राजधानी राखीगढ़ी। ठीक है, वेरी गुड। हरियाणा डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसके अलावा बताइए क्या क्या मनाया जाता है। बताइए, सिर्फ हरियाणा डे। तो देखो, इस एक्ट में जो लास्ट बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, भारत की जनता का मैग्ना कार्टा 1 नवंबर 1858 प्रयागराज में पेश किया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा। प्रयागराज को एक दिन की राजधानी बनाया गया, और लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो आगे देखिए जी। अब इस अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थी, वो कमियां पूरी करने के लिए एक और अधिनियम भारत में भेजा गया। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, इसके अंदर कमियां रह गई थी,
उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए भेजा गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या क्या प्रोविजन आया आप देखिएगा जी। इसमें अब आगे आप लोगों को सिस्टम इस तरीके से देखना होगा। देखिए जी कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का कंट्रोल किसके हाथ में रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या बदलाव हुआ, इसके अलावा केंद्रीय सभा, और इसके अलावा अदर पॉइंट, ये हमें इसके अंदर देखना होगा। देखिएगा जी, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भारत सचिव के हाथ में ही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें एक वायसराय होगा और साथ में कार्यकारी परिषद। हाँ, एक केंद्रीय सभा बना दी गई जिसमें अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए 6 से 12। मतलब ये होगा कि एक पार्लियामेंट टाइप की बन गई, पार्लियामेंट टाइप की, जिसमें एक वायसराय होगा, वायसराय के अधीन 6 मेंबर होंगे, कार्यकारी परिषद के लोग। इनके अलावा छह से 12, वैसे एक्चुअल में 12 लोग ही जोड़े गए थे, 6 से 12 लोग, 6 से कम नहीं होंगे, 12 से ज्यादा नहीं होंगे, जोड़े गए। तो 12 ये हो गए, 6 ये हो गए, एक वायसराय। इस पूरे को मिलाकर के हम बोलेंगे क्या, भारत में एक केंद्रीय सभा, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर। लेकिन इन सबको अलग से कर दूं 12 लोगों को, तो ये अतिरिक्त सदस्य है जिनमें ये 3 इंडियन शामिल किए गए, बाकी तो सारे अंग्रेज हैं, 3 इंडियन शामिल किए गए थे, ये केंद्रीय सभा बनी। इसके अलावा अदर पॉइंट में आप देखें तो 1862 में, इसी अधिनियम के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट इसी अधिनियम के तहत बनाए गए। तीन इंडियन शामिल किए गए, कोई पटियाला का राजकुमार, कोई कहीं का, ऐसे।
कर रहे हो ना? इस तरीके से बना लेना सब कुछ। बताइए जरा। क्लियर? चलिए जी आगे। अब देखो सिंपल सी बात है, 1858 में हम हो गए अंग्रेजों के गुलाम। 1947 तक हम रहे गुलाम। यहां से यहां तक लड़नी है आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम। अब ये संग्राम लड़ेगा कौन? ये लड़ाई लड़ेगा कौन? यहां से यहां तक चलेंगे स्वतंत्रता संग्राम, तब देश आजाद होगा। अब मुझे बताइए यहां से यहां तक देश आजाद करवाएगा कौन? मुझे कोई एक नाम बताइए जिसकी वजह से देश को आजादी मिली। आप कोई एक बुक बता सकते हैं, कोई एक पर्सन बता सकते हैं, कोई एक स्लोगन बता सकते हैं, कोई एक आइडियोलॉजी बता सकते हैं? बताइए कोई एक नाम जिसकी वजह से यहां से यहां तक हमें आजादी मिलेगी। बताओ कोई एक नाम जो आपको लग रहा है कि हाँ इसकी वजह से हमें आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस। और कोई? पर्सन। देखो जी, वो एक नाम है जो हमें आजादी दिलवाएगा। नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद। वो एक नाम क्या है? राष्ट्रवाद। सही बात है।
आप सबकी फीलिंग सही है, लेकिन जवाब होगा ये, एक फीलिंग है, जब तक लोगों के मन में एकता राष्ट्रवाद नहीं आएगा तब तक देश आजाद होगा ही नहीं। तो एक नाम क्या है? राष्ट्रवाद। अब मुझे बताओ कि राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद a feeling of love and pride for your own country। सिंपल भाषा में कहें, देश प्रेम की भावना। जब तक अपने देश के प्रति ये फीलिंग नहीं होगी कि हमारा देश दूसरे देश से बेहतर है, तो देश आजाद नहीं होगा। राष्ट्रवाद की फीलिंग लाना जरूरी है, देश के प्रति भावना हो। ये देश के प्रति भावना आप चाहे जम्मू कश्मीर के हों, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, मान लीजिए आप अलग अलग हैं, कोई कश्मीर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, लेकिन सबके मन में देश के प्रति फीलिंग एक है, तो राष्ट्रवाद की फीलिंग है। जैसे क्रिकेट के मैच में सब अलग अलग राज्यों के बैठे होते हैं, लेकिन जब नेशनल एंथम बजता है तो सबके मन में एक ही फीलिंग आती है ना? तो सिंपल है, अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। तो हमें आजादी दिलवाएगा जी नेशनलिज्म, ठीक है? हम हैं 58 में, पहुंचना है 1947 में। हमें यहां तक लाएगा कौन? राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद पैदा होगा हमारे देश में, अभी तो था ही नहीं, होता तो हम गुलाम ही नहीं होते। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो जाएगी 1885 में, तो 58 से 85 तक देश में ऐसा माहौल बनेगा कि देश एक हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि 1884 में सब एक साथ व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे, भाई कल तैयार रहना, कल राष्ट्रवाद लाएंगे, ऐसा तो है नहीं। 1858 में हम गुलाम हुए और 85 तक, 58 से 85 तक कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से देश में राष्ट्रवाद आएगा, और फिर राष्ट्रवाद हमें आजादी दिलवाएगा। तो वो राष्ट्रवाद आया कैसे था, पहले तो हम वो देखेंगे, समझ रहे हो ना? पहले तो हम ये देखेंगे और फिर राष्ट्रवाद के आने के बाद आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि नेशनलिज्म क्या है। अब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया। समझ गए बात को? कोई दिक्कत किसी को? बताइए जरा। नहीं है ना कोई दिक्कत? नेशनलिज्म इन इंडिया अगला लेक्चर होगा हमारा। अगली क्लास में हम देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, और उसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी अगली क्लास में ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अच्छा ये बताओ, आज जो मैंने करवाया है आप लोगों को, क्या वो अच्छे से समझ में आया? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।